बिल्कुल सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई दूंगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई दूंगी और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी को मैं बधाई दूंगी। हम लोगों जो ने मेहनत की, सरकार ने जो मेहनत की, सरकार ने जो योजनाएं लाई, उस आधार पे सीट आज मिल रही है। जुमलेबाजी बिल्कुल नहीं थी, ज़मीनी स्तर पे काम हुआ, ज़मीनी स्तर पे योजनाएं हर एक नागरिक तक पहुंचाई गई। और देखिए, सरकार बनने से पहले माननीय मोदी जी ने अपने 100 दिन का एजेंडा पेश कर दिया है। तो इसको कहते हैं होमवर्क। उन्होंने जो कहते हैं उसको करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इस आधार पे वो अगले 5 साल के बाद वोट मांगते हैं आम जनता से। और कहीं वो झूठा वादा नहीं, जो वो कहते हैं उसको कंप्लीट फुलफिल करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से यूसीसी एक चुनाव का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, तो बड़े फैसले वाली होगी सरकार, क्या लगता है? बिल्कुल बड़े फैसले वाली सरकार है। आपने देखा था 2014 के बाद किस तरह से देश का माहौल मोदी जी ने बदला था, और 14 के पहले भी आपने देखा था। तो 24x7 भारतीय जनता पार्टी परमानेंट काम करने वाली पार्टी है। निरंतर भाजपा के लोग यूथ से लेकर बूथ तक के काम करती है हमारी। तो फिर मोदी जी का जो एजेंडा है उसको लेकर के हम लोग यूथ से लेकर के बूथ के बीच में जा कर के जन जन को मोदी जी के कार्यों को बताएंगे। और यह 2024 से 29 तक ऐतिहासिक फैसलों की घड़ी है। ऐसे ऐसे मिलने वाले हम लोग के सौगात हैं जो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था, वो सपने साकार होने वाले हैं इस 24 में। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। मोदी ने जीत लिया चुनावी अग्निपथ, क्या लगता है अब विकसित भारत का सफर होगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस प्रकार से विकास कार्य हुए हैं और देश विदेश में जिस प्रकार से भारत का डंका बजा हुआ है, इससे पूर्व भी बहुत ही देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कहीं भी देश से बाहर आप जाते थे तो कोई भारत का नाम तक नहीं लेता था, ना देश के प्रधानमंत्री का कोई कहीं जिक्र होता था। लेकिन आज जिस प्रकार से पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, निश्चित तौर पे भारत जो है एक विश्व गुरु की राह पर अग्रसर है। चलिए, और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से 7 बैठक, 100 दिन का एजेंडा, मोदी मैजिक का गड़ गया झंडा, क्या कहेंगे इसको? सबसे बड़ी बात ये मैंने कहा था, अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति की माननीय मोदी जी द्वारा काम हुआ। जो मकड़जाल, सूदखोरी का मकड़जाल था, उसको मोदी जी ने ख़त्म करके आज जो एक सम्मान निधि योजना के तहत सबको मतलब सम्मान निधि के तहत पैसा दिया, मतलब उसका आज लोग अपना रेहड़ी पटरी पे आज काम कर रहे हैं लोग अपना। और जिसको मकान नहीं मिला उसको मकान मिला, रोटी मिली, कपड़ा मिला और जीने का सम्मान मिला। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं। जिस तरह से सीए, एनआरसी और महिला आरक्षण, तो क्या लगता है मोदी की तीसरी सरकार में इन सब पे काम होगा? नहीं, बिल्कुल काम होगा। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही कहूँगा कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या लगता है, जिस तरह से 7 दिन 100 दिन के जो 7 बैठकें हुई, 100 दिन का जो रहा, इन कामों को देखा जाए अगर, तो मोदी ने जैसे अपना झंडा गाड़ दिया है जी, तो क्या लगता है कितना बदलाव देखते हैं नए भारत में? देखिए, बदलाव तो देख ही रहे हैं। 2014 से 2014, 17, 19, 22 आपने देखा, तो 24 में बदलाव, पूरा बदलाव रहा है। लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से सीए और एनआरसी और भ्रष्टाचार और महिला आरक्षण, क्या लगता है मोदी के तीसरे कार्यकाल में ये पूरे सारे ये सब जो वादे हैं सब पूरे होंगे? बिल्कुल, देखिए, सीए पे तो पहले कानून बनेगा ही और बनना भी चाहिए। भारत में जो जनसंख्या एक्सप्लोशन हो रहा है उसके आधार पे सीए पे तो कानून आने से क्या होगा कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से जो माइनॉरिटीज़ आ रहे थे, जिसमें मुस्लिमों को प्रतिबंधित किया गया है, ये अपने आप में एक अलग कानून हो गया। रहा बात महिला आरक्षण का, 33% का जो आरक्षण हमें मिला है, ये हमें अपने रिप्रेजेंटेशन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में करने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि हम महिलाएं जो है ज़मीनी स्तर पे जो काम कर रहे हैं, एक उम्मीद, एक आशा के साथ कि आगे चल के हमें भी अपना रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में करने को मिलेगा और हमें भी एक अलग से पहचान मिलेगी। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया, जिस तरह से मोदी ने जीत लिया चुनावी का अग्निपथ, अब विकसित भारत की होगी सफर? किस तरीके से आपने कह दिया, कैसे जीत लिया, कैसे आपने बात कह दिया कि जीत लिया मोदी ने? अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के हिसाब से देखिए, आजकल का सारा सिस्टम जो है, तो सब लोग अपने घर में बैठ के ही जो है तो सब गणित बनाते रहते हैं। जनता के बीच में यहाँ जितनी जनता जाए, इधर दिखलाई सब दिखलाई ना, किसी के पास कोई कैमरा, कोई चैनल वाला जाके डिबेट में पूछा होगा कि हाँ मतलब किसको आपने वोट दिया, क्या किया, तो फिर मान लिया जाएगा।
अरे लोकतंत्र का वोट पहले कैसे डिक्लेयर कर देंगे आप? क्या लगता है एग्जिट पोल फेल होंगे? बिल्कुल फेल होंगे, बिल्कुल फेल होंगे। भारत का 60% नौजवान है, ये आप समझ लिए, वो बेरोजगार है, समझे आप। औरतें जो है तो परेशान, अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रही, बच्चों का खाना नहीं दे पा रही हैं सब। आप कैसे कह दिए आप ये? आप तो पढ़े लिखे हैं, लोकतंत्र में कैसे आप कह सकते हैं कि हाँ मोदी सरकार बना रही है? अभी तक जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल के आधार पे मैंने आपसे बात की। एग्जिट हाँ चलिए ठीक है, तब उस पर अगर आप कह रहे हैं तो ये कब मतलब ये सही नहीं है। ये आप सिर्फ गोरखपुर देख रहे हैं ना, पूरा भारत देखिए, पूरा भारत परेशान है, सिर्फ गोरखपुर नहीं परेशान है। तो क्या लगता है कल ऐसा तो नहीं ईवीएम खराब हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद? देखिए ईवीएम खराब होना ना खराब होना उसकी वो अलग बात है, लेकिन जनता इसमें चुनाव लड़ रही है और जनता इतना वोट दे देगी कि जितना चाहिए उतना मतलब सरकार बना लेगी, इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी। इंडिया गठबंधन सरकार जिस तरह से ये कह रहे हैं कि महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, क्या कहें? बिल्कुल नहीं रहा बात। भाई साहब ने बेरोजगारी की बात कही, तो देखिए आज भारत में बेरोजगारी और रोजगार का मतलब सिर्फ रह गया सरकारी नौकरी। यहाँ ऐसे ऐसे विकल्प हैं, अगर हम उसको यूज़ करें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसके तहत स्टेप इंडिया, जैसे महिलाओं को ऋण मिलता है, उस आधार पे हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग शुरू कर सकते हैं घर से। स्वयं सहायता समूह के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं कि हम महिलाएं घर से रोजगार शुरू कर सकती हैं। तो जब जानकारी ही नहीं रहेगी, ये बताइए, नहीं रुकिए रुकिए, जब जानकारी, जब सुनिए, रुकिए, जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम तो सरकार को कोसेंगे ही। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो एग्जाम में कैसे पास करेंगे? जब सिलेबस हमारा कंप्लीट रहेगा, हमको पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, तो मुझे उम्मीद रहेगी कि मैं टॉप करूंगी। और जब हम नकल करके एग्जाम में बैठेंगे तो उम्मीद भी रहेगी पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। क्या करना है? क्या मंत्री बने हैं क्या? अच्छा नहीं, आप ये बताइए, स्टार्टअप योजनाओं से मिल रहा है? स्टार्टअप देखिए योजनाएं जो हैं, योजनाएं सिर्फ जो तो कागजी योजनाएं हैं। अब तक की जितनी भी योजनाएं मोदी सरकार ने बनाया है, उसमें से 50% योजनाएं अगर पास हो गई हो, लागू हो गई, जनता के बीच में गई हो, उसका कोई मुझे लिखित जवाब दे। शौचालय से विकास होगा? आप बताइए। शौचालय से बहु बेटियों की इज्जत। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले जहाज से जाएंगे। मेरे पास इतना पैसा। हाँ भाई, अभी देखिए मैं हवाई चप्पल पहना हूँ और अपने खेत में मैं हेलीकॉप्टर से पानी डाल के मैं आ रहा हूँ। ये मोदी जी ने कहा था, मैं अपने हेलीकॉप्टर से मैं गया था अपने खेत में पानी डाल, देखिए इतना सूखा, अभी बारिश नहीं है, हेलीकॉप्टर से मैं डाल के आ रहा हूँ, समझ लीजिए आप। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। ये हवाई चप्पल तो पहने हैं, लेकिन इनकी जेब में आप देखिए 20,000 का मोबाइल है। मैं भी दुखी हूँ 14 के बाद, विश्वास मानिए मैं भी भाई की तरह दुखी हूँ, लेकिन मेरा परिवार सुखी है। मैं भी इटावा का डीएम था भैया। 14 के बाद मैं बेरोजगार होकर घूम रहा हूँ, इन्हीं हाथों में पत्थर और बम लेके घूमता था। आज कौशल विकास योजना के तहत रोजगार लेके घूम रहा हूँ भैया। धृतराष्ट्र का चश्मा लगाए हुए अखिलेश यादव को विकास नहीं दिखेगा, उनको विकास दुबे दिखेगा इनके तरह, रोजगार इनको नहीं दिखेगा। आज की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, इनसे पूछिए, बहुत जानकार हैं। तो आज कितने एक भी मेडिकल कॉलेज बनते हैं तो क्या वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलती है? वहाँ के क्या सिपाही और इटावा के लोगों को इनके जैसे महत्व मिलता है वैसे मिल रहा है क्या? जो यहाँ एम्स बना है सिपाही इटावा और मैनपुरे के लोगों को मिल रहा है क्या? आज देखिए अपना जो रिजीम घूम रहे हैं, आज हैरान और परेशान कौन है? केवल इनके तरह से लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनकी दुकानदारी 14 के बाद बंद हो चुकी है, वह हैरान और परेशान है। हमारे जैसा व्यक्ति जो भूजा बेचता था आज सुखी है। आज डीएम हो गया। क्या भैया? अब जो पहले डीएम थे तो आज भूजा बेच रहे हैं। देख लीजिए, अभी तक ये तो डीएम थे, भूजा बेचते थे, अब फिर जब भूजा बेचने लगे। अरे क्या 14 पहले डीएम थे, बताइए नौकरी कितनी थी? हैं नौकरी ये बताइए, आईटी किसने दिया? क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज किसने दिया है? नहीं हम याद नहीं, नकल देखिए, नकल माफिया। सुनिए, यही डीबी कॉलेज में मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं पढ़ा लिखा इसी कॉलेज में हूँ और उस समय सेक्शन डी चलता था, सेक्शन डी डीबी कॉलेज में। और आज आप रजिस्टर उठा कर देखिए 60 बच्चे स्कूल के अंदर मिले, 60 बच्चे। देख पहले कमरा के गिन लीजिए आप, 70-80 कमरे में हैं, 70-80 कमरे और 60 बच्चे अगर मिल जाएंगे तो जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। समझे आप? 60 बच्चे नहीं मिलेंगे। क्या कर रहे थे? इंसेफेलाइटिस बीमारी जब चलती थी 2005 में, एक नारा लगता था, मुलायम तेरे राज में बच्चे जलते आग में।
क्या व्यवस्था थी इनके स्वास्थ्य में, ये बता रहे हैं फर्जी। और आईटी कितने मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। गोरखपुर में विकास है कि नहीं? नहीं, कोई विकास नहीं है गोरखपुर में बस एक ही विकास है, बस एक ही विकास गोरखपुर के अंदर है। हमारे मोहल्ले में जाफरा बाजार है, वहाँ बैजू भाई एक रहते हैं, उनके वहाँ खाली एक विकास है, उसके अलावा पूरे मोहल्ले में कोई विकास नहीं है। अपनी बात को जो धृतराष्ट्र का चश्मा लगा करके उत्तर प्रदेश और भारत को देख, उनको विकास नहीं दिखेगा, उनको केवल विनाश दिखेगा। जैसे सफाई में पहले होता था कि आग से गोरखपुर उत्तर प्रदेश जलता था और वहाँ का मुखिया यहाँ उत्तर प्रदेश का सफाई महोत्सव करता था। आप देखते थे कि देश जलता था और यहाँ का मुखिया किस तरह से अश्लील हरकतों में लिप्त रहता था। सारा योजना सफाई जाता है। आज माननीय अखिलेश जी ने कहा कि अगर सफाई मैं ले जा रहा था तो गोरखपुर लाके अपना गोरखपुर बनाइए, कौन रोक रहा है? गोरखपुर में तो विकास हो रहा है। आप सुन लीजिए, आप गोरखपुर के अंदर आप चले जाइए सिर्फ और सिर्फ जो मछली दफ्तर की तरफ। आप मीडिया से हैं, मछली दफ्तर की तरफ चले जाइए आप, हैं, और जाकर मंदिर के एकदम जस्ट बगल में है वो, समझे आप। और सुन लीजिए, इनके राज में विद्यालय की जमीन पे मैरिज हाउस खुल गया। ये देख लीजिए आप, बिल्कुल मैरिज हाउस की जमीन पर मैरिज हाउस खुल गया है और उससे 1.5 लाख 2 लाख रुपया लेकर तब जाकर शादी हो रही। बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सियासी गलियारे में इसी तरह की हलचल है और लोग जो है किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट किए हैं और क्या मुद्दे हैं इस बार, और लोगों से हमने बातचीत किया और जाना। 2024 के लोकसभा चुनाव का कल परिणाम सामने आने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कल 7 बैठकें ले चुके हैं और 100 दिन का एजेंडा भी तैयार कर लिया है। तमाम अहम मुद्दे इस बार के कार्यकाल में बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी परिणाम सामने नहीं आए हैं। लोगों की क्या राय है इस तरह की कार्यशैली पर, लोग क्या सोचते हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में और तमाम लोग हैं हमारे साथ। भरत सिंह जी हैं। भारत सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? भैया ऐसा है कि अभी एग्जिट पोल आया है और प्रधानमंत्री कल 7 बैठकें ले चुके हैं, 100 दिन का एजेंडा तैयार कर लिया है, यूसीसी का ड्राफ्ट बताया जा रहा है, उसको लेकर के तैयारी चल रही है। इस पर क्या कहें? ऐसा है कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये लोग कॉन्फिडेंस लिए हैं क्योंकि मैं पिछले 20 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, सारे राजनीतिक दलों की रिपोर्टिंग करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि पहली बार ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड तक अपने बूथ बनाए हुए हैं, अपने पर्सनल। वो बूथ का काम ये है पन्ना प्रमुख के रूप में, उसके बाद इन्होंने नीचे और काम कर दिया पेज प्रमुख, और उसकी जो इनको ग्राउंड रिपोर्टिंग है उस आधार पे कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत रहे हैं। बैकडोर से इनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहयोग करता है। जब वो सहयोग करता है तो ये दोनों जो मिक्सअप है उसके अपने अलग कार्यकर्ता, इनके अपने अलग कार्यकर्ता, तो उसी कार्यकर्ताओं से ये कॉन्फिडेंट हैं एकदम कि हम जीत रहे हैं, उस आधार पर अपनी वो बैठक ले रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कि अगर तीसरा कार्यकाल मिलता है तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ों पर काम करने वाली? देखिए ऐसा है कि उनके मुद्दे आज के जो 25-30 साल पहले थे, 40 साल पहले, आज भी उनके वही मुद्दे हैं। उनके जब आप घोषणा पत्र देखेंगे तो जो उनके टॉप 10 मुद्दे होते हैं उनमें तो काफ़ी कुछ इन्होंने निस्तारित कर लिया। जो टॉप 10 मुद्दे होते थे तो एक तो था राम मंदिर, उसका इन्होंने निस्तारण किया। दूसरा होता था 370, उसका निस्तारण किया। चौथा होता था नागालैंड का जो मामला था, उसको निस्तारण किया। 5वां होता था कि सिंधु में जो है हम कैसे आएंगे जाएंगे, उसका जो आवागमन का रास्ता था उसका इन्होंने निस्तारण किया। एक बड़ा मुद्दा होता था जो इन्होंने निस्तारण किया, जो बांग्लादेश से ढेर सारे गाँवों का था कि कुछ गांव आपके पास रहेंगे कुछ मेरे, वो हमेशा से झगड़े में रहा है, उसके उन्होंने निस्तारित कर लिया। तो उस आधार पे अभी जो इनके कुछ जो प्रमुख मुद्दे हैं जिनमें अभी 3-4 साल पहले आपने देखा कोविड दौरान जो अपना जो एक संप्रदाय है मुस्लिमों का, उन्होंने विरोध किया कुछ ऐसे कानून के लेके, उस पर भी ये अपना काम करेंगे, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अब वो आगे कितना करेंगे क्योंकि कॉन्फिडेंट हैं, उनको पता है हमारी सीटें हैं, तो उस पर आगे ला करेंगे। क्या लग रहा है सर मोदी 3.0? कुछ बताएंगे सर? मोदी 3.0 कल जो है प्रधानमंत्री ने 7 बैठकें भी ले ली हैं, 100 दिन का एजेंडा तैयार हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा शुरू से यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते आ रहे हैं कि 400 पार, तो कल हम लोग 12 बजते 400 पार हो रहे हैं और विपक्ष इंडी गठबंधन कल बहुत ही बुरी तरह से हार झेलने वाली है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार बैठक और 100 दिन का एजेंडा, CA NRC, महिला आरक्षण, मोदी 3.0 की
क्या क्या जो प्रण हैं, क्या लग रहा है इस बार के कार्यकाल में? देखिए, जो भी शपथ पत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मेंशन किया है, कल से वो एजेंडा तैयार है, कल से वो कार्य पूर्ण होने जा रहा है और 370 भारतीय जनता पार्टी, 400 प्लस एनडीए गठबंधन लाके पूरे देश की जनता जो उनको ये इनाम दी है यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकास कार्यों का, उसको कल पूर्ण करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है, बड़े फैसलों वाली ये सरकार होगी इस बार? बिल्कुल, इस बार देखिए, जो शुरू से जो भारतवर्ष की जनता चाहती है कि अयोध्या बना है, काशी को सजाया गया है, उसी तर्ज पे मथुरा और उसी तर्ज पे ज्ञानवापी का जो भी बचा हुआ कार्य है वो पूर्ण किया जाएगा इस बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों से। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर और भी जो कांग्रेस ने ऐसी कानूनें जो लगाए थोपे थे हिंदुओं के ऊपर, उसको हटाकर अब एक यूनिफॉर्म सिविल, जिस प्रकार से यशस्वी की कानूनों में भी बदलाव हो, जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से, इज्जत से जीने का एक रास्ता दिया है ट्रिपल तलाक को हटाकर, उसी प्रकार से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर भारतवर्ष के संपूर्ण नागरिक को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, 7 बैठकें कर ली हैं, 100 दिन का एजेंडा तय हो गया है, मोदी 3.0 की लगभग तैयारी पूरी नज़र आ रही है और कल जो है मतगणना होनी। बिल्कुल 400 पार तो जाना ही जाना है, वो तो कॉन्फिडेंस से हो सकता है। 400 पार हुआ तो क्या क्या लग रहा है कि हो जाएगा? क्या होने को तो सभी कुछ कर दिए है मोदी जी ने, अभी तो कुछ बचा नहीं है, फिलहाल जैसे चल रहा है इसे चलने दीजिए इसको। कुछ लग रहा है कि ऐसे की बात हो रही थी यूसीसी को लेकर के, महिला आरक्षण और तमाम चीज़ों को लेकर के। बिल्कुल जो मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो तो होना तय है। ठीक है, पूरी तरीके से तय है। बिल्कुल 3.0 में सब होगा। बिल्कुल क्या लग रहा है भाई? मोदी 3.0, 7 बैठकें, 100 दिन का एजेंडा तय, यूसीसी को लेकर के ड्राफ्ट तय, इस बार के कार्यकाल में क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी तक जो भी माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया अच्छा ही किया, आगे 5 साल में इससे भी बेहतर कार्य करके दिखाएंगे और ये अपना भारत देश और ऊंचे सतह पर लेकर जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन समेत यूसीसी, ये सब कुछ को लेकर के ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। हाँ, सब बड़े फैसलों वाली सरकार होगी जी, बहुत बड़े वाली फैसलों वाली सरकार होगी। बड़े फैसलों वाली? हाँ, बड़े फैसले वाले। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं, बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बड़ी बैठकें कल कर चुके हैं, इसके अलावा 100 दिन का वो भी रोड मैप तैयार हो गया है। कई बड़े फैसलों वाली सरकार लग रहा है इस बार। हमें लगता है अगर पब्लिक ने मैंडेट दिया है तो उनको कुछ बड़े फैसले लेने भी चाहिए आने वाले 5 साल के लिए। मतगणना भी होनी। हाँ, मैंडेट आने दीजिए पहले, फिर अगर मैंडेट अच्छा आ रहा है पक्ष में तो उनको कुछ बड़े निर्णय लेने चाहिए, इसीलिए पब्लिक ने उनको। कौन से लगते हैं आपको कि प्रमुख निर्णय जो इस बार अगर पूरी तरह से बहुमत में आती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मुझे लगता है पॉपुलेशन कंट्रोल एक होना चाहिए मुद्दा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और रिजर्वेशन पे कुछ मेरिट बेस कर दें तो अच्छा है, कुछ टैलेंट जिसमें हो वो आवे। तो ये लग रहा है आपको इस बार बड़े फैसले? हाँ, कुछ अच्छे बड़े फैसले होंगे।